नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने या आपके बहुत सारे दोस्तों ने कभी ना कभी अमेरिका जाके नौकरी करने का सपना ज़रूर देखा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो सपना है ये अब और ज़्यादा महंगा हो चुका है बिकॉज़ रिसेंटली अमेरिका ने क्या किया कि जो H1B वर्क वीज़ा होता है उसकी फ़ीस को बढ़ा के अब $1 लाख कर दिया है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो फ़ीस है पहले 2000 से लेके $5000 तक हुआ करता था। अब इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब यूएस की जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन प्रोफ़ेशनल्स को हायर करने में बहुत ज़्यादा कतराएँगी, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होंगी। तो ये जो फ़ीस है, ये फ़ीस आपको समझना है कि किस तरीके से काम करता है। दरअसल अगर कोई यूएस की कंपनी किसी इंडियन प्रोफ़ेशनल को हायर करना चाहती है, तो वो इंडियन प्रोफ़ेशनल के लिए H1B वर्क वीज़ा इश्यू करवाती है और ये कंपनी जो है वो यूएस की गवर्नमेंट को ये $1 लाख की फ़ीस पे करेगी और फिर जाके ये किसी इंडियन प्रोफ़ेशनल को हायर करेगी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी यूएस की कंपनी को अगर यूएस गवर्नमेंट को $1 लाख किसी एक इंडियन के लिए वर्क वीज़ा के लिए देना पड़ता है, तो क्या वो इंडियन प्रोफ़ेशनल्स को हायर करेंगे? तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो आज के इस सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि H1B जो वीज़ा की शुल्क वृद्धि हुई है, भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? साथ ही साथ इस कदम के खिलाफ भारत के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है? इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो $1 लाख की फीस है वो किन-किन पे लागू है। तो आप समझिए कि ये जो $1 लाख की फीस है वो केवल जो नए पिटिशन्स होंगे यानी कि जो H1B वीज़ा के लिए जो नए-नए पिटिशन्स जारी किए जाएँगे, केवल नए पिटिशन्स पे ये अप्लाई होगा। जो ऑलरेडी जिनके पास वीज़ा है या फिर जिनके पास वीज़ा है और वो अपना वीज़ा को रिन्यू कराना चाहते हैं, उन पे ये फीस लागू नहीं होगी। ये केवल और केवल नए आवेदनों पर लागू होगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि भारत के लिए ये चिंता का विषय है। और भारत ने इसके ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि मानवीय परिणाम की चेतावनी भी अमेरिकी सरकार को दी है। तो एक-एक करके हम सबसे पहले इस पूरे टॉपिक के एस्पेक्ट्स को समझते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले समझते हैं। दरअसल जो H1B वीज़ा है, ये अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अब मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेंट कोई ऐसा पर्सन होता है जो एक देश मान लीजिए ए है, इसको छोड़ के दूसरे देश बी में जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो परमानेंट सेटलमेंट का होता है। तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो इसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो अमेरिका का जो ये वीज़ा है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी ऐसे लोग जो परमानेंट सेटलमेंट के लिए यूएस जाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये जो वीज़ा है, वो इश्यू किया जाता है। स्पेशली जो किसी भी कंपनी के विशेषज्ञ होते हैं, जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, उनके लिए और जो कुशल कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ये वीज़ा इश्यू किया जाता है। अब इस वीज़ा का जो वितरण है, वो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होता है, यानी किस-किस को ये वीज़ा मिलेगा, ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से डिसाइड होता है। इस वीज़ा का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, आप देखेंगे भारत की जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं भारत के और जो भारत की कंपनियाँ हैं, जो कि आईटी सेक्टर में काम करती हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस है, विप्रो है, तो इन सारी कंपनीज़ जो है, ये इस वीज़ा की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। आपको मैं बता दूँ कि H1B वीज़ा जितने भी इश्यूज़ होते हैं अमेरिका की तरफ से, उसका 70% जो है वो इंडियंस हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस H1B वीज़ा के फीस में जो हमें वृद्धि देखने को मिली है, उसका इन 70% भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन केवल और केवल नए आवेदनों के लिए है। यानी जो भी नया आवेदन H1B वीज़ा के लिए किया जाएगा, उसके लिए $1 लाख की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसको अभी 1 वर्ष के लिए ही लागू किया गया है, बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी कि ये जो $1 लाख की फ़ीस का प्रोविज़न है, इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अमेरिकी सरकार ने ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये केवल और केवल नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगी, जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है या जिनको अपने वीज़ा को रिन्यू करवाना है। इन दोनों प्रकार के वीज़ा होल्डर्स पे इसको ये जो है वो लागू नहीं होगा। अब अमेरिका का तर्क क्या है इस कदम के पीछे? अमेरिका कहता है कि H1B वीज़ा का दुरुपयोग हो रहा है। इससे अमेरिकी जो श्रमिक हैं, उनकी नौकरियाँ छिन रही हैं क्योंकि यूएस की कंपनियाँ कम पैसे में बाहर से विदेशी प्रोफ़ेशनल्स को हायर करती हैं और उनकी सेवाएँ लेती हैं। इसकी वजह से जो अमेरिकी श्रमिक हैं, उनकी नौकरियाँ छिन रही हैं। तो ये जो H1B वर्क वीज़ा है, इसको एक पूरक की तरह लाया गया था, लेकिन अब ये पूरक की बजाय अमेरिकी श्रमिकों के प्रतिस्थापन का काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका में जो वर्कफ़ोर्स है, उसको बाहर के H1B वीज़ा होल्डर्स वर्कफ़ोर्स ने क्या किया है, प्रतिस्थापित कर दिया, ऐसा अमेरिका का तर्क है। तो अमेरिका शुल्क लगाकर ये जो $1 लाख की फ़ीस है,
ऐसे शुल्क लगाकर विदेशी कंपनियों को सीमित करना चाहती है और डोमेस्टिक हायरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, यानी कि ऐसे लोग जो खुद अमेरिका के हैं उनको वहाँ की कंपनीज में हायर किया जाए, इस बात पे जोर दे रही है। अब जाहिर सी बात है कि भारत के लिए ये अच्छा कदम नहीं है, तो भारत की इस पे कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आएगी। तो विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि ये जो कदम है वो भारतीय परिवारों के लिए और भारतीय पेशेवरों के लिए यानी प्रोफेशनल्स के लिए उन पर एक ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट डालेगा। साथ ही साथ जो नैस्कॉम और आईटी उद्योग है उन्होंने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इससे अमेरिका में प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा और जो ऑपरेशंस है वो बाधित होंगे। भारतीय जो छात्र और पेशेवर हैं, वो अब हो सकता है कि दूसरे वैकल्पिक देशों की तरफ अपना रुख करें, जैसे यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ जाके काम करने की कोशिश करें। अब वो यूएसए ना जाएँ और इन देशों में जाकर हो सकता है कि वो काम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरे कदम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो भारतीय आईटी कंपनियों की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि $1 लाख की फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो $1 लाख की फीस है, वो इंडियन कंपनीज और यूएस की कंपनी, ये दोनों मिल के जो है वो माफ़ कीजिएगा, दोनों मिल के जो है वो बेयर करेंगी। तो जो आर्थिक प्रभाव है वो तो एक बढ़ेगा, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी है वो भी प्रभावित होगी। और हमारे जो रेमिटेंसेस आते थे, विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में ऐसे लोगों की तरफ से आते थे जो विदेशों में जाके काम कर सकते थे, वो अब रेमिटेंस में हमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें रोजगार व अवसर पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए अब यूएस में जो नए अवसर हैं वो सीमित हो चुके हैं। भविष्य में जो माइग्रेशन का ट्रेंड है वो बदल सकता है। अगर हम शिक्षा और करियर के क्षेत्र में इस कदम के प्रभाव की बात करें, तो अब इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्टरनेट डेस्टिनेशंस चुनेंगे, यानी अब वो यूएसए की बजाय अब देखेंगे कि वो यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इन सब देशों में हो सकता है कि ये पलायन बढ़ेगा। और ये जो ब्रेन ड्रेन का पैटर्न है, जो अभी हमें इंडिया से यूएसए की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये ब्रेन ड्रेन का जो पैटर्न है वो अब इंडिया से दूसरे बाकी देशों की तरफ भी हमें हो सकता है बदलता दिखे। इसके अलावा कूटनीति में भी हम देखते हैं इसका प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो जो भारत और अमेरिका संबंध है उसमें तनाव ज़रूर आएगा और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर भी हो सकता है असर पड़े। आपने हाल ही में जो यूएस की सरकार की तरफ से बहुत सारे टैरिफ्स जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं, वो भी इसका एक उदाहरण है कि भारत और यूएस के संबंधों में तनाव आ रहा है। तो दीर्घकालीन रणनीति की हम दरअसल बात करें तो हमें अपने घरेलू रोजगार के अवसरों को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने देश में खुद ही इनोवेशन करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसके क्षेत्र में हम अच्छा प्रयास कर भी रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस कदम के खिलाफ भारत के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो भारत के पास डिप्लोमेटिक मेशर्स हैं। दरअसल अमेरिका से एक उच्च स्तरीय बातचीत की जा सकती है और एक ऐसी नीति का जो है इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सकता है जिसमें दोनों ही देशों पर लिमिटेड इम्पैक्ट पड़े। अभी देखेंगे आप इस 1 लाख की जो फीस है, इससे भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो एक ऐसी नीति का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है जो कि लिमिटेड इम्पैक्ट वाला हो। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक मेजर्स में भारत डब्ल्यूटीओ या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंचों पर भी यह मुद्दा उठा सकता है कि ये प्रोटेक्शनिज्म बनाम फ्री ट्रेड का जो मुद्दा है, ये जो अमेरिका का कदम है वो प्रोटेक्शनिज्म का कदम है और इसके खिलाफ भारत वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठा सकता है। इसके अलावा भारत के पास ये भी विकल्प है कि जो इंडियन डायस्पोरा यूएसए में रहता है, डायस्पोरा का मतलब दोस्तों कि भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, उनके द्वारा या और जो अमेरिका में लॉबिंग ग्रुप्स हैं, उनका उपयोग करके भारत यूएस कांग्रेस पे दबाव बना सकता है और भारत के पक्ष में निर्णय लेने के लिए अमेरिका की सरकार पे दबाव बना सकता है। अब ये तो हमने डिप्लोमेटिक मेजर्स की बात कर ली। अब हम देखेंगे कि हमारे पास आर्थिक और नीतिगत विकल्प क्या है। तो देखिए भारतीय आईटी कंपनियां जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा H1B वर्क वीज़ा को अक्वायर करती हैं। तो भारतीय आईटी कंपनियों को अब नियर शोरिंग या फिर रिमोट वर्क मॉडल अपनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। नियर शोरिंग क्या होता है दोस्तों? नियर शोरिंग का मतलब होता है कि हम अपने देश के प्रोफेशनल्स को किसी पास के देश में भेजकर उनके सेवाओं का फ़ायदा उठाकर रेमिटेंस हासिल करें। किसी दूर के देश में जो है हम अपने देश के प्रोफ़ेशनल्स को ना भेजें। तो ये इसको हम कहते हैं नियर शोरिंग, यानी पास के देशों में अपने देश के पेशेवरों को भेजना। इसको हम कहते हैं नियर शोरिंग। और जो रिमोट वर्क मॉडल है, रिमोट वर्क मॉडल ये कहता है कि एक परमानेंट ऑफ़िस की बजाय है ना, एक रिमोट लोकेशन से, अलग-अलग लोकेशन से
जो है वो सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम करें, किसी ऑफिस में ना जाएं। तो इन दोनों प्रकार के तरीकों को अपनाने के लिए भारतीय आईटी कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ भारत में आईटी पार्क्स बनाना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को और मजबूत करना चाहिए ताकि जो अमेरिका पर हमारी निर्भरता है वो कम हो। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अलग अलग वैकल्पिक बाजार हैं हमारे सामने यूएसए के अलावा, जैसे यूरोप हो गया, जापान हो गया, खाड़ी देश हो गए, तो इन वैकल्पिक बाजारों में जो स्किल्ड माइग्रेशन अग्रीमेंट्स हैं हम वो कर सकते हैं। और अब यूएसए की बजाय हम इन देशों में अपने देश के पेशेवरों को भेज सकते हैं। हमारे पास कुछ घरेलू उपाय भी हैं, जैसे स्किल इंडिया 2.0। इसमें हम क्या करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी, हम इन सब पर फोकस करेंगे। हम अपने देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, घरेलू उद्यमिता यानी डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। इससे होगा ये कि हमारे देश से अभी जो इंडिया से यूएसए की तरफ हम देखते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारे देश के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपनी डिग्रीज प्राप्त करते हैं और वो काम करते हैं जाके यूएस में। इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो जब हम अपने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे, हम अपने देश में नवाचार को बढ़ावा देंगे, हम अपने देश के अंदर उद्यमिता के कल्चर को विकसित करेंगे, तो इससे जो ब्रेन ड्रेन है वो कम होगा और ब्रेन गेन बढ़ेगा। यानी हमारे देश के लोग अब हमारे देश में ही अपनी सेवाएं देंगे और हमारे देश को नित नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक मेजर्स में हम जो एनआरआईज और डायस्पोरा टैलेंट है उसको भारत में आकर्षित करने के लिए एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन पॉलिसी भी ला सकते हैं। तो ये सारे भारत के पास विकल्प है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो कदम है ये हमारे लिए एक चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को हमें अवसर में बदलना है। तो अवसर में किस तरीके से बदल सकते हैं, तो वही हम आगे की राह में समझेंगे। कि अभी देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, उसकी विविधता पर हम जोर दे सकते हैं। यानी केवल यूएस पर निर्भर रहने की बजाय हम अन्य देशों के साथ भी टैलेंट मोबिलिटी पार्टनरशिप को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा डोमेस्टिक आईटी इकोसिस्टम है उसको भी हम मजबूत कर सकते हैं। और ये मजबूत कैसे करेंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से, इनोवेशन हब्स बना के, डिजिटल इकोनॉमी में निवेश करके, इस तरीके से हम अपने देश में जो डोमेस्टिक आईटी इकोसिस्टम है उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा हम बायलैटरल एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से हम इन सारे मुद्दों को उससे निपट सकते हैं। जैसे इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इस मुद्दे को कोर एजेंडा बनाया जा सकता है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट में, यानी कि डायस्पोरा डिप्लोमेसी जो है, यानी कि यूएसए में जो इंडियन डायस्पोरा रहती है उस डायस्पोरा का इस्तेमाल करके यूएस की सरकार पर दबाव बनाकर भारत के पक्ष में कुछ नीतियों को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बैलेंस्ड नेगोशिएशन पे भी जोर दे सकते हैं कि भारत को यूएस के लिए भी स्किल्ड वर्कर की उपयोगिता बताकर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। यानी हम यूएस की सरकार को ये बताएंगे कि आपको भी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है और भारत इन स्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। और एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत जो ग्लोबल टैलेंट सप्लाई चेन है उसमें भारत को अब केवल वर्कफोर्स प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक इनोवेशन लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। तभी ऐसे कदम जो भारत के खिलाफ उठाए जा रहे हैं उन कदमों में कमी आएगी। तो दोस्तों, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमेरिका द्वारा उठाया गया कदम है ये भारत अमेरिका संबंधों में अस्थायी तनाव जरूर ला सकता है, लेकिन भारत के लिए एक अवसर भी है कि वो अपने स्किल्ड वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी को पुनर्परिभाषित करे। आखिर क्यों हम अपने देश के संसाधनों से प्राप्त शिक्षा प्राप्त लोगों को दूसरे देश में काम करने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर उतने अवसर उपलब्ध नहीं है। तो हम अपने देश में जो स्किल्ड वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी है उसको पुनर्परिभाषित करें, अपने देश के लोगों को बाहर भेजने की बजाय हम अपने देश में ही नियोजित करें। ये हमारे लिए एक अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ हम अपने देश में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनके उनमें विविधता लाकर हम अपने देश में क्षमता निर्माण कर, जो घरेलू स्तर पर क्षमता निर्माण है उसको कर, और एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का सहारा लेकर इस पूरे मामले में हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं कि अमेरिका द्वारा हाल ही में H1B वीजा शुल्क वृद्धि भारत के लिए चुनौती तो है ही, परंतु यह आत्मनिर्भर आईटी इकोसिस्टम विकसित करने का एक अवसर भी प्रदान करती है। चर्चा कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो H1B वीज़ा है उसके बारे में आपको पता चला होगा कि किस तरीके से ये वीज़ा भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस शुल्क वृद्धि का भारतीयों पर कितना नकारात्मक असर पड़ेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।